Hello, I am Pooja Padya. Welcome to Easy Physics. Today we will see Coulomb's law. Coulomb's law क्या कहता है कि कब अगर हमारे पास दो स्मॉल चार्जेस हैं, मीन्स दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच एक्ट करने वाला फोर्स उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड जिस डिस्टेंस से वो सेपरेट किए गए उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी लॉ जो होता है उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सारे पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है, आफ्टर दैट वो लॉ दिया जाता है। तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, इट्स अ स्टेटमेंट। Coulomb's law state that the interaction between 2 point charge is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, तो देख लेते हैं। It state that force of interaction between 2 point charges directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, आपके पास जो चार्जेस लिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो आपने चार्जेस लिए हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज वी हैव 2 point चार्जेस Q1 and Q2। सपोज we have 2 point charges Q1 and Q2 are separated by इस, ठीक है। Now we see Q1 and Q2, 2 point चार्जेस लिए हुए हैं हमने, इनको हम स्मॉल r डिस्टेंस से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका Q2 है एंड ये आपका Q1 है। हमने Q1 एंड Q2 2 point चार्जेस लिए हुए हैं, इनको स्मॉल डिस्टेंस r से सेपरेट किया हुआ है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन both charges is directly proportional to product of magnitude Q1 and Q2 and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। आफ्टर कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशन, हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया फ्रॉम 1 and 2, then F is directly proportional to Q1, Q2 and R square। और हमने ये पढ़ा हुआ है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ K आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा और इस K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर K is इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ K is 1/4πε0 एंड इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हम न्यूमेरिकल में लेते हैं। एंड यूनिट ऑफ K हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिट ऑफ K हो जाएगी आपकी, इसको इधर लेके जाएंगे और Q1 एंड Q2
को इधर ले जाएंगे तो यूनिट आपकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ये हम डायमेंशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट एंड ये वैल्यू फ्री स्पेस में होती है इन फ्री स्पेस। अगर हम इन चार्जेस को किसी मीडियम में रख देते हैं, ठीक है, मीडियम में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो भी मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हियर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी of medium and epsilon naught is permittivity of free space or vacuum. ठीक है, and K is dielectric constant of medium. मीडियम। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू इन मीडियम क्या हो जाएगी, अगर हमने किसी मीडियम में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इन मीडियम, F इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, हम एप्सिलॉन की यहाँ से इस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगी आपके पास एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अब इस के को बाहर ले लेंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें किसमें मिलेगी, फ्री स्पेस में। ठीक है, अगर हम यहाँ के की वैल्यू ये पुट कर दें तो हमें ये फ्री स्पेस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम ये के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें ये फ्री स्पेस में आपका फोर्स मिल जाएगा। तो ये आपका मीडियम का फोर्स है और ये आपका फ्री स्पेस का है। तो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी Fm इक्वल्स टू F अपॉन K, where K is the dielectric constant। तो आपका मीडियम में फोर्स के टाइम डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब हम इस लॉ को एक बार फिर से ब्रीफ में समझ लेते हैं। अगर हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं और उनको फ्री स्पेस में r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड उस डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करने के बाद हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, आफ्टर डेटिक कांस्टेंट आता है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है और ये वैल्यू हमें फ्री स्पेस में मिलती है। ठीक है, अगर हमने मीडियम लिया है, अब फोर्स को किसी मतलब इन दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस से सेपरेट करके किसी अदर मीडियम में पुट कर दिया है, तो Fm क्या आएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, और वो के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये वाला के आपका जो कैपिटल के है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एंड स्मॉल के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपसे कभी कभी न्यूमेरिकल में एप्सिलॉन नॉट एंड के की डायमेंशन पूछ ली जाती है, डायमेंशन एंड यूनिट हमने पढ़ रखा है चैप्टर, तो हम उसकी हेल्प से आराम से ये वैल्यूज फाइंड आउट। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12, और यूनिट आप यहाँ से निकाल लेंगे विद दिस फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की अपोजिट होती है, आपका ऊपर आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रखा है तो उसकी हेल्प से आप दोनों की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट निकालनी है तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे और Fm फोर्स को नीचे लेके आएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम इंटू कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू ये फोर्स भी आ जाएगा आपका नीचे न्यूटन, तो यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हमने ऐसे फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी
ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट। कूलाम आपका चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या डायमेंशन क्या होती है, 80। 80 का स्क्वायर कर देंगे। और न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपकी, ml t-2, ठीक है। एंड मीटर l स्क्वायर हो जाएगी इसकी। आफ्टर सॉल्विंग दिस द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज m minus l minus q, क्योंकि ये 2 एंड 1 10 l टू द पावर 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। एंड ये t-2 है और ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। t ऑलरेडी है आपके पास, तो t4 एंड e की पावर 2। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। इसी तरीके से आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जस्ट अपोजिट थी, ठीक है, उल्टी थी। इसी तरीके से इसकी डायमेंशन भी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ, यहाँ देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आएगी आपके पास, इसका उल्टा जस्ट, तो m आपका प्लस में आएगा, l टू दी पावर -3 ये प्लस की हो जाएगी, एंड l टू दी पावर +4 तो ये माइनस की हो जाएगी, l टू दी पावर 2 तो ये आपकी माइनस की हो जाएगी। तो ये आपके पास 1/4 पाई डायमेंशन आ गई। हमें पता है कि डिफरेंट मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज अलग अलग होती है। वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, मेटल्स के लिए इन्फिनिटी होती है, वाटर के लिए 80.4। नाउ वी सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपका हमेशा तो डिफरेंट चार्जेस पे लगता है, ठीक है, टू डिफरेंट चार्जेस, टू डिस्टिंक्ट चार्जेस पे लगता है। इट एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, मतलब ये आपके जो चार्जेस हैं उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगता है। इट मीन्स जैसे ये आपके दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 एंड Q2, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे ही एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। इट एक्ट्स along line joining the charges, ठीक है, चार्जेस की लाइन ज्वाइनिंग पर ही एक्ट करेगा। एंड थर्ड, इट इज एक्शन रिएक्शन बिकॉज इट हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर इसलिए बोलते हैं कि इनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, दोनों चार्जेस पे एक्ट करने वाला फोर्स इक्वल होता है। इट मीन्स अगर Q2 Q1 पर इस तरह फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और Q1 Q2 पर इस तरह फोर्स लगा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जर सेम होगा। मतलब जो फोर्स इधर लग रहा है F1 Q1 पर 2 की वजह से, F2 F12, एंड सेकेंड चार्ज पे लग रहा है 1 की वजह से F21, ठीक है। बोथ है सेम मैग्नीट्यूड आपके पास, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F12 एंड F21, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो आप डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यूज कर सकते। इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर बिकॉज it has equal magnitude but opposite in direction. Next point देख लेते हैं। If the charges have same sign, then repulsive force acts between them. But if the charges have different sign, attraction force acts between them.
इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, मीन्स उनके साइन सेम है, दोनों चार्जेस के साइन सेम है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगने वाला है, आपके रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, फोर्स कैसा लगेगा, आउटसाइड, इस तरीके से लगेगा। अगर आपके पास ये चार्जेस हैं तो फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये तो हमें पता ही है। इनके बीच में फोर्सेस कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर हमारे पास साइन ऑफ द चार्जेस डिफरेंट है, अगर ये प्लस है और सेकंड वाला आपका माइनस है, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इफ द चार्जेस have same sign, repulsion force act between them. But if the charges have different sign, attraction force act between them. Next point है, it is central force because it follow inverse square law. सेंट्रल फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा, ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और जो फोर्स आपके पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं हम उनको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। नाउ वी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस क्या होती है, किसी भी लॉ की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं कि इस लिमिट तक ये लॉ फॉलो होगा, इसके आगे ये फॉलो नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ आपके पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड होता है, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। ओके, it is valid for point charges। ये सिर्फ आपका पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। इट इज नॉट वैलिड for extended, it is not valid for extended charge। एक्सटेंडेड पर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज वैलिड फॉर रेस्ट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ तब लग सकता है जब आपके चार्जेस रेस्ट पर हों। आपका एक चार्ज रेस्ट पे हो और एक मोशन में है, ठीक है, एक चार्ज आपका रेस्ट पे है और दूसरा मोशन में है, तो इस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ आपका वैलिड हो जाएगा। अगर आपके दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं तब भी आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा, बट आपके बोथ चार्जेस मोशन में है तो आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता। फर्मी लेवल पर आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो इट इज वैलिड फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हमेशा होनी चाहिए, तभी आपका कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, आपको कूलम्ब्स लॉ की लिमिट्स पता होनी चाहिए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ग्राफ आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर एंड ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r²। एफ एंड आर के बीच में आप पैराबोला बनता है, इसको पैराबोला बोलते हैं हम, एंड ग्राफ बिटवीन एफ एंड 1/r² आपका स्ट्रेट लाइन मिलता है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये 1/r²। तो आप इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c से, तो c तो आपका 0 हो गया, मतलब कोई आपका ये क्या होता है आपका इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट आपका 0 हो गया है। y = mx आपके पास
बचेगा। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x क्या हो जाएगा आपका 1/r² और k हो जाएगा आपका m कांस्टेंट, और y f। ठीक है, y एक्सिस पे हमने f ले लिया और x एक्सिस पे हमने 1/r² ले लिया, तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, इट्स ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। आई होप आपको कूलम्ब्स लॉ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।